नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। हमारे देश में गे ट्रांसजेंडर पीपल जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इस तरह एक गाइडलाइन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करीब 1980s में। बट रीसेंटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक मेंबर इस प्रोहिबिशन को चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला इस बारे में आपका क्या क्लैरिफिकेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनली अपना जस्टिफिकेशन दे दिया कि इन्हें एक्सक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये एट रिस्क कैटेगरी में आता है। एट रिस्क कैटेगरी मतलब कुछ डिसीजेस के लिए ये वल्नरेबल है, जैसे कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शंस। साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से ये प्रूव्ड है। इस तरह सेंटर ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है। वैसे देखा जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बैन इसलिए इंपोज किया था क्योंकि 1980s के टाइम पर HIV, एड्स का डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। वैसे जो बैन है इट इज अप्लाइड टू ऑल सेक्सुअली एक्टिव गे मेन as well as sexually active bisexual men and transgender women who had sex with men। तो जितने सेक्सुअली एक्टिव गे मैन हैं, सेक्सुअली एक्टिव बाइसेक्सुअल मैन हैं और जो ट्रांसजेंडर वीमेन हैं जिनका सेक्सुअल रिलेशंस है इनके साथ। तो उस वक्त सेंटर का क्लैरिफिकेशन ये था, साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से सेक्सुअली एक्टिव गे एंड बाइसेक्सुअल मैन में HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी जैसे इन्फेक्शंस का प्रिवेलेंस ज्यादा था। एंड ऑब्वियस ये बात है, इनसे जो सेक्सुअल रिलेशंस में इन्वॉल्व होंगे उनमें भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा और इन कम्युनिटी से अगर कोई ब्लड रिसीव करेंगे तो 100% ये जो इन्फेक्शंस है ये उनमें भी ट्रांसमिट होगा। इसलिए सेंटर ने इन कम्युनिटी को ब्लड डोनेट करने से मना किया था। वैसे आपको पता होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV ये सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल है। बेसिकली एक पर्सन का ब्लड, सेमेन और अदर बॉडी फ्लूइड्स जब दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। वैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी लीवर इन्फेक्शन है दोस्तों, जो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। और HIV के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से कोई ब्लड रिसीव करेंगे, बेसिकली अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये डिसीज जो है इजीली ट्रांसमिट होगा। सो प्रेजेंटली इंडिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है देखिए। इन इंडिया क्लोज 12 ऑफ द गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर referral 2017 mandates the donor to be free from diseases that are transmissible by blood transfusion and at risk for HIV, hepatitis B or C infections such as transgender, gay people and female sex workers among others। मतलब जो ब्लड डोनेट करेंगे उनका ऐसा कोई डिसीजेस नहीं होना चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस। और कुछ कम्युनिटीज को ये गाइडलाइंस ने एक्सक्लूड किया है क्योंकि उन्हें एट रिस्क कैटेगरी में डाला है। मतलब इन कम्युनिटीज में ये इन्फेक्शंस होने का चांसेस ज्यादा है, जैसे कि ट्रांसजेंडर, गे पीपल एंड फीमेल सेक्स वर्कर। वैसे एक ब्लड डोनर का फिटनेस एक मेडिकल ऑफिसर को डिटरमिन करना होता है। वैसे एक गाइडलाइंस इश्यू किए थे नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल दैट इज NBTC एंड द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2017 में। और ये गाइडलाइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए अप्रूव किया था ताकि इंडिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की सेफ्टी इंश्योर करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुआ है फ्रॉम ए मेंबर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वो इस प्रोहिबिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। उनका कहना यह है ये जो प्रोहिबिशन है या फिर एक्सक्लूजन है फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, फीमेल सेक्स वर्कर्स, गे एंड बाइसेक्सुअल पर्सन, दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने में टाइम लगेगा, तब तक हम ये चेक करते हैं दूसरे कंट्रीज में इसके रिगार्डिंग क्या रेगुलेशंस है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Originally, gay and transgender men were completely prohibited from donating blood owing to the AIDS crisis in US in 1970s and 1980s। तो basically 1970s and 80s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एड्स क्राइसिस हुआ था। बेसिकली एड्स जो है रैपिड पेस में स्प्रेड हो रहा था, इसलिए यूएस का फेडरल गवर्नमेंट गे एंड ट्रांसजेंडर मेन को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया ब्लड डोनेट करने से। फिर दिसंबर 2015 में यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक डेफरल पीरियड इंट्रोड्यूस किया 1 साल का फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। इसका मतलब यह है दोस्तों, गे एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो मेन है वो ब्लड डोनेट कर सकता है
अगर ब्लड डोनेट करने के टाइम से 1 साल पहले तक उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। पर देखिए दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट यह है, रीजनली कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ये जो डेफरल पीरियड है ना, इसे 1 साल से 3 महीने में रिलैक्स किया। और एक मेजर चेंज ये लाया गया, केवल गे एंड ट्रांसजेंडर्स को नहीं, सबको मना किया है अगर ब्लड डोनेट करने से 3 महीने पहले तक उन्होंने मल्टीपल पर्संस के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है। तो बेसिकली गे एंड ट्रांसजेंडर मेन की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जो एक्सक्लूजन था, उसे उन्होंने रिमूव किया है। अब सबको उन्होंने एट रिस्क कैटेगरी में डाला है, जो ब्लड डोनेट करने से 3 महीने पहले तक मल्टीपल पर्संस के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ हो। अगला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का एक फेयर अप्रोच रहा है। फेयर का फुल फॉर्म है फॉर द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड रिस्क। बेसिकली सबको इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन उन्हें एक एफिडेविट साइन करके देना होगा। उसमें कुछ कंडीशंस है दोस्तों। एक तो यह है, पिछले 3 महीने में उनका कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर रहा हो, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, या किसी के साथ पिछले 3 महीने में एनाल सेक्स किया हो। तो ये सब बेसिकली इंडिविजुअली उन्हें असेस करना है और साइन करके देना। तो इधर एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी के लिए कोई स्पेशल रूल्स या गाइडलाइंस नहीं है। और अगर कनाडा की बात किया जाए, 1980s में उन्होंने एमएसएम को एक्सक्लूड किया था ब्लड डोनेट करने से। एमएसएम माने मेन हु हैव सेक्स विद मेन, बेसिकली जो सेम सेक्स पार्टनर्स है, मेन जो है, ठीक है। पर अभी के हिसाब से काफी लिबरलाइज किया है दोस्तों रूल्स को। जैसे कि 2011 में उन्होंने एक डेफरल पीरियड इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि यूएसए ने किया था। पहले तो 10 साल का था, फिर उसे 5 साल किया गया, फिर 1 साल किया गया। अभी के हिसाब से केवल 3 महीने का डेफरल पीरियड है। कोई भी इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन ब्लड डोनेट कर सकता है, बस उनका एक सेक्सुअल बिहेवियर बेस्ड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होगा। और अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, जैसे कि नेदरलैंड्स, इजराइल, अर्जेंटीना, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, इनमें से कुछ कंट्रीज ऑलरेडी पहले जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसे रिमूव किया है, और कुछ कंट्रीज प्लान कर रहा है रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, गे एंड बाइसेक्सुअल मेन के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली वो 3 महीने वाला डेफरल पीरियड है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी है। चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज में 1 साल का डेफरल पीरियड है। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड के लिए 4 महीने का डेफरल पीरियड है, केवल एमएसएम के लिए एंड फीमेल सेक्स पार्टनर्स ऑफ एमएसएम के लिए। बेल्जियम में अभी के हिसाब से 12 महीने का डेफरल पीरियड है, पर उसे 4 महीने में कन्वर्ट करने का प्लान चल रहा है। तो देखा जाएगा तो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में या तो रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लीटली रिमूव किया है इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या फिर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया है, जैसे कि वो डेफरल पीरियड की बात मैंने किया। तो मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इनके फेवर में एक डिसीजन आने वाला है, वो तो टाइम ही बताएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।